दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में, इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस क्लास में 20 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। और इस क्लास को रेगुलर देखिएगा। जो लोग पहली बार सीरीज से जुड़े हैं तो यहां पहले आप इस वीडियो को देखिए, आप स्वतः निर्धारित कर पाएंगे कि यह सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कितना महत्वपूर्ण है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, यह सवाल था फीफा विश्व कप 2026 में मिडफील्डर रॉड्री को गोल्डन बॉल, जो कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, तो यह पुरस्कार जो इन्हें मिला है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, स्पेन के। अच्छा, फीफा विश्व कप 2026 ऐसे तो ये जो खास करके प्रतियोगिता है ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में आयोजित हुआ। और ये फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार था जब 3 देशों ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी किया। और जरा गौर कीजिए, जब घोषणा हुई थी ये चीजें मैंने आपको बतलाया था, और ये सवाल 2023 में एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया। वो चीज अभी आपको हम दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले फीफा विश्व कप 2026 को लेकर जो कंप्लीट सूची है, जैसे कि विजेता कौन बना, तो विश्व विजेता चैंपियन किसे हराकर, तो अर्जेंटीना को हराकर। अब इसमें कुछ और भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। गोल्डन बॉल जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है ये किसे मिला, गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल के लिए, और उसी प्रकार से गोल्डन ग्लव और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को निश्चित तौर पर मिल सकता है ना। अब आइए जरा गौर इस पर करते हैं। अभी फीफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच मैंने रखा है, इसमें जरा 8 नंबर देखिएगा। अभी जो चर्चा मैं कर रहा था कि संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका द्वारा इसकी मेजबानी किया गया है, यह सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 में। यह पूछा गया था कि किन देशों में यह आयोजित किया जाएगा। जरा गौर कीजिए कि कब कब एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, है ना। दोस्तों इस तरह के तमाम पीडीएफ फाइल अगर आपको डेली बेसिस पर चाहिए तो प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके माध्यम से प्रत्येक दिन आपको यहां पर अपडेट रखा जाएगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए, बिहार के 7 जिलों में अभी हाल ही में महत्वपूर्ण क्रिटिकल एवं रणनीतिक खनिजों के भंडार मिले हैं, जिस वजह से ये न्यूज एक प्रकार से बहुत ज्यादा खबरों में है। अब वो कौन कौन से 7 जिले आपको मैं दिखलाऊंगा, लेकिन यहां प्रश्न में एक अलग सेगमेंट मैंने जोड़ा है। बताएं कि वर्तमान में दुनिया के अधिकांश रेयर अर्थ खनिज यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादन अकेले चाइना द्वारा किया जाता है, मतलब कितना प्रतिशत नियंत्रण है केवल चाइना का। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। आप लोग जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं वो एक मोबाइल फोन से लेकर उन्नत किस्म की जो टेक्नोलॉजीज होती है, उदाहरण के लिए मिसाइल आदि या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर। तो नियंत्रण चाइना के पास है, 70% ये कंट्रोल करता है। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखलाने वाला हूं, जरा गौर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अभी जिन 7 जिलों की हम बात कर रहे हैं, इन 7 जिलों में जो भंडार मिले या फिर भंडार के संकेत मिले हैं, तो 14 खनिज ब्लॉक की इसमें पहचान की गई है। अब इन 7 जिलों में गया, रोहतास, बांका, भागलपुर, नवादा, जमुई और जहानाबाद है। अब कौन कौन से खनिजों की मौजूदगी को लेकर यहां पर खास करके एक प्रकार के भंडार मिले हैं या फिर इसकी एक प्रकार से संकेत मिले हैं, तो वो चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए कि जिस समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, जिस प्रकार से संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र था बिहार का, बंटवारा से पहले तो जब बंटवारा हुआ 44% हिस्से के साथ झारखंड अलग हो गया, तो जो भी खनिज संपदाएं थी वो झारखंड के हिस्से में चली गई। तो बिहार एक तरह से अगर आप देखेंगे इस मामले में कंगाल हो गया था। लेकिन दोस्तों इस तरह की जब पुष्टि होती है तो बिहार को एक प्रकार से मजबूती मिलती है। जरा गौर कीजिए, कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था कि केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि जमुई में पूरे भारत का 44% स्वर्ण होने की यानी कि सोना के खदान होने की पुष्टि की थी। और ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट पर, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मेन बात यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि रेयर अर्थ एलिमेंट में 17 धातु है, जो अभी मैं आपको बतला रहा था। मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन, साथ साथ रॉकेट और मिसाइल तकनीक, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसमें इसका इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल अत्यंत ही आवश्यक है।
और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है 70%? वो चाइना कर रहा है ना। दुनिया में जो चाइना है ये 70% इसको कंट्रोल कर रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, अभी चाइना और अमेरिका के मध्य व्यापार को लेकर कुछ खास करके एक प्रकार से मुद्दा गर्म था, दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी। अक्टूबर 2025 में एक समझौता होता है। अब ये समझौता जो है रेयर अर्थ एलिमेंट से ही संबंधित है। वो किस रूप में है जरा गौर कीजिएगा। देखिए, चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात नियंत्रण को, यानी कि नियंत्रण को लेकर जो प्रतिबंध था 1 वर्ष के लिए, उस प्रतिबंध को निलंबित कर दिया, यानी कि उसे हटा दिया है। अब अमेरिका ने इस समझौते के तहत बदले में कुछ टेक्नोलॉजी प्रतिबंधों और टैरिफ यानी कि करों को हटाया है। इसमें खास करके चाइना को राहत दिया है। ये समझौता अक्टूबर 2025 का है। जरा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। एक सवाल जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट में कितने धातु हमें देखने को मिलता है जनरली, मतलब इसमें कितने हैं? तो 17 है। इतनी चीजें ध्यान रखिए। अगले सवाल पर आते हैं। बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए किस विशिष्ट नीति को पहली बार आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है? यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि बिहार के इतिहास में पहली बार इस तरह की नीति को मंजूरी दिया गया है, और राइट आंसर है बिहार खेल नीति 2026। अभी यहां पर हम अगर आपसे यह सवाल पूछें कि बतलाइए कि बिहार के खेल मंत्री कौन है, एक सिंपल सा सवाल है। और मंत्रिमंडल को लेकर, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या फिर राज्य विधानमंडल, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहां से सवाल अमूमन बनते हैं। लेकिन बात अगर हम पहले करें बिहार खेल नीति 2026 की, तो इसके कुछ उद्देश्यों को समझिएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना, और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों की जो उपस्थिति है उसको एक प्रकार से मजबूत करने की दिशा में यह कार्य किया गया, तथा बेहतर अवसंरचना और सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल सके। ये कुछ एक प्रकार से इसके उद्देश्यों में शामिल है कि गांव-गांव तक ये चीजें मतलब फैले, गांव-गांव तक जो भी खिलाड़ी हैं, मतलब जिनमें प्रतिभा है, वो उजागर हो सके। और तभी तो एक योजना चलती है। आई थिंक केवल बिहार ही वो ऐसा राज्य है जहां पर एक योजना चलती है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, तो ऐसे में अगर आप मेडल लाते हैं तो यहाँ सरकारी नौकरी, वो भी अफसर रैंक की, आपको मिल सकता है। और वो राज्य कौन सा है? अपना बिहार। अब देखिए, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि बिहार के खेल मंत्री कौन है, तो श्रेयसी सिंह है। जरा गौर कीजिए, नए मंत्रिमंडल को लेकर मैंने जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया है। और ऐसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो विभाग हैं, जरा गौर कीजिए। उद्योग मंत्री और खेल मंत्री जो इस समय है, श्रेयसी सिंह है बिहार की। इसके अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री, शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नया मंत्रिमंडल का गठन सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 7 मई 2026 को हुआ। अगले सवाल पर आइए। अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केरल, यहां पर देखिए एक विधेयक है, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026, इसको मंजूरी दे दिया गया। अब मंजूरी दिए जाने के बाद केरल का जो नाम है ये परिवर्तन करके क्या किया गया है, ये एक सवाल है। और ये बहुत दिनों पहले भी मैंने आपको बतलाया हुआ था जब ये चीजें खबरों में थी पिछले साल। अब देखिए, केरल का नाम जब मंजूरी दे दिया गया तो फाइनली अब केरल का नाम बदलकर केरलम हो चुका है ना। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हम डिटेल में कुछ चीजों को अच्छे से देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो मंजूरी दिया गया अगस्त 2026 में, तो आधिकारिक तौर पर केरल का जो नाम है अब वो केरलम हो चुका है। दोस्तों, केरल विधानसभा में यह प्रक्रिया जून 2024 में शुरू हुई थी। यह प्रस्ताव यहां पारित किया गया था, जिसके बाद आपको ध्यान रखना, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर पेश किया गया, जो कि यहां ये पारित हुआ। अब यहां पर देख रहे हैं, मतलब मंजूरी मिला एक्चुअली में। ये पारित कब हुआ था? तो 11 अगस्त 2026 को, और राज्यसभा में 12 अगस्त 2026 को। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये सवाल कई बार रिपीट हुए हैं, ये चीज ध्यान रखिए। अब एक अलग जानकारी यहां मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन होता है तो संविधान की दृष्टिकोण से
अब चूंकि ये खबरों में है, तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन, ये जो पॉइंट आपके बीच मैंने यहाँ रखा है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या फिर सीमा बदलने का पूर्ण अधिकार है, और इसके परिणाम स्वरूप संविधान की पहली अनुसूची में उस राज्य के नाम को संशोधित किया जाता है। ये अनुच्छेद 3 के तहत है ना, ये चीज ध्यान रखिए। और परिणाम स्वरूप अनुसूची 1 में ये एक प्रकार से संशोधित किया जाता है, जैसे यहाँ केरल का केरलम हुआ, है ना। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। अब जरा गौर कीजिए, एक स्लाइड में आपको दिखलाने वाला हूं, नाम जो बदले हैं। अगर हम भारत के इतिहास में देखें, आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य का जो नाम बदला है, तो सबसे पहले वो नाम आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप देख भी रहे हैं, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर ये उत्तर प्रदेश किया गया था वर्ष 1950 में। अब देखिए किस प्रकार से नाम बदले हैं। संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश हुआ, और देखिए हमने यहाँ ईस्वी भी लिखा है। मद्रास का हुआ, मद्रास राज्य का एक्चुअली तमिलनाडु हुआ। मैसूर का कर्नाटक हुआ। पौंडीचेरी का पुडुचेरी हुआ। उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ। उड़ीसा का ओडिशा हुआ। केरल का केरलम हुआ। जरा गौर कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो 7वें नंबर पर केरलम वाला आप देख रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। जरा इसको भी याद रखने का प्रयास कीजिए। कम से कम ये तो सवाल जरूर पूछा जाएगा कि पहली बार किसका बदला था, है ना। तो ये एक सूची आपके बीच हमने रखा है। अगर कोई छूट भी गया तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल मेरी जानकारी में इतना है जो आपके बीच हमने रखा है ना। ये सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक ही बात हम पुनः बोलेंगे कि एप्लीकेशन पे आपको ये पीडीएफ मिलता है। आप लोग जो बार बार पूछते हैं कि सर कहाँ मिलेगा, तो ऐप पर मिलेगा, आप वहां से इसको प्राप्त कर पाएंगे। आइए, अच्छा, बात हम केरल की कर रहे थे, एक जानकारी और मैं आपको यहां पर दे दूं। केरल में जो भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, तो वी.डी. सतीसन, एक प्रकार से जो कांग्रेस के साथ यूडीएफ गठबंधन है, तो यहां पर ये मुख्यमंत्री बने हैं, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये चीजें यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले सवाल पर जाने से पहले दोस्तों आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो ये बीपीएससी का एक कोर्स आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो 15% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें विशेषता यह है कि करंट अफेयर्स का जो तमाम हमारे मटेरियल हो, मतलब होते हैं, क्लासेस वगैरह होते हैं, वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा। एक करंट अफेयर्स का जो ये विजेता बैच है, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीपीएससी वाला इस कोर्स को लेते हैं तो तमाम चीजें बीपीएससी एग्जाम को लेकर, देखिए इसमें टेस्ट पेपर भी शामिल है, तो ये चीजें आपको इसमें मिल जाती है एक नॉमिनल सा चार्ज पर। और जो भी कंटेंट आपके छूटे हुए हैं वो सभी आपको मिलेगा, और अगले 1 साल तक आप इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको केवल करंट अफेयर्स के ही चाहिए तो आप इसको जाके ले सकते हैं। कहां से? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप से। ये कुछ पीडीएफ हमारे लॉन्च हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, जनवरी से जून 2026 तक का, और ये जनवरी 2025 से जून 2026 तक का फुल्ली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड है। आप सभी लोग इसको डाउनलोड कीजिए, जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। अगला सवाल, महाराष्ट्र में हाल ही में आए कई छोटे भूकंपों के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने भूकंप झुंड शब्द का प्रयोग किया है, अर्थक्वेक स्वार्म। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या है। अगर हम भूकंप झुंड की बात करते हैं, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, जरा गौर कीजिए। इसका राइट आंसर है एक ही क्षेत्र में लगातार आने वाले कई भूकंप। हालांकि ये जो मैग्नीट्यूड इसका होता है कम होता है, ये विनाशकारी नहीं होता है, जिनमें स्पष्ट मुख्य भूकंप नहीं होता है। तो ये जो कथन यहाँ पर, मतलब पांचों जो विकल्प है, तो बी नंबर यहाँ एकदम सटीक है। इसके आधार पर यही इसका राइट आंसर होगा। तो इन दिनों ये खबरों में है भूकंप झुंड। जरा इसके माध्यम से भी देखने का प्रयास कीजिए। वास्तव में जो भूकंप होते हैं, जो मेन शॉक होता है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें भूकंप झुंड, कुछ इस प्रकार से छोटे स्तर पे होते हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसी चीज को लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच है। अब मेन जो जानकारी जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अमूमन कई बार यहाँ से सवाल बने हैं कि भूकंप क्यों आता है। अब भूकंप को किस स्केल पे मापा जाता है, उसके अतिरिक्त भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है।
और ये सवाल जो 3 पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने या खिसकने से भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल पर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। एक चीज और, रिक्टर स्केल पर जो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, एक प्रकार से यंत्र को जो कहा जाता है सिस्मोग्राफ कहा जाता है, उसी में रिक्टर स्केल पैमाने पर यह मापा जाता है ना। ये चीजें यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। अगले सवाल पर आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उल्लेखित शक्ति की सप्तधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, शक्ति की सप्तधारा ये है क्या वास्तव में। कथन 1 में देखिएगा, इसमें भारत की सामरिक और रक्षा शक्ति को प्रमुख आधार माना गया है। तो ये कथन जो है ना, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, शक्ति की जो सप्तधारा है ना, कोई योजना नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 का जो एक लक्ष्य है भारत सरकार का, उस दिशा में एक रोड मैप आप बोल सकते हैं, उसे कैसे प्राप्त किया जा सके उसको लेकर। तो यहां भारत की सामरिक और रक्षा शक्ति को प्रमुख आधार माना गया, ये सत्य है। इसमें भारत की आर्थिक शक्ति को विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। देखिए, आर्थिक शक्ति को विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया, ये भी बिल्कुल सत्य है। सप्तधारा का अर्थ भारत की शक्ति के 7 प्रमुख आयामों से है। अब ये 7 प्रमुख आयाम क्या क्या है? फिलहाल ये तीनों कथन सही है। विकल्प नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा कि सभी कथन सही है। मैंने आपको क्या बोला है कि ये कोई एक प्रकार की योजना नहीं है। मतलब यहां आप देख रहे हैं विकसित भारत का जो संकल्प है उसे पूरा करने को लेकर जो इसमें आप देख रहे हैं 7 लक्ष्य, याद देख रहे हैं शक्ति के 7 प्रमुख जो आयाम है वो आप यहां देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर, है ना। इसको लेकर चर्चाएं हमने यहाँ अच्छे से किया है। तो आई होप कि ये शक्ति की सप्तधारा क्या है आप अच्छे से समझ चुके हैं। और बात करें यहाँ जो लाल किला के प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, ये लगातार 13वीं बार है। ये चर्चा हम कर चुके हैं 2 दिन पहले ही। लगातार 13वीं बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है। ये रिकॉर्ड सबसे अधिक बार का जो 17 बार का है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। और एक चीज और गौर कीजिए, यहाँ राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। वही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। अभी 150वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है वंदे मातरम की। तो इस लिहाज से ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। फिलहाल यहाँ ज्यादा समय न लेते हुए आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, एक चीज, आप लोग अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ साइड में इंस्टाग्राम का जो पर्सनल मेरा अकाउंट है मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ, आप लोग हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे लोग वहाँ हमें फॉलो करते हैं। न्यू ये अकाउंट बना है आप लोगों के साथ, मैंने कुछ समय पहले आई थिंक 1 से 1.5 महीना पहले शेयर किया था। मैं पुनः से आपको बतला रहा हूँ, जो लोग फॉलो नहीं किए हैं जरूर हमें फॉलो कीजिए। और प्लस बीपीएससी मेकर का जो ऑफिशियल चैनल है, जो ऑफिशियल अकाउंट आप लोग चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने से निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुछ चीजें जैसे यही मान लीजिए पोस्टर वगैरह है, वहां पर आपके साथ हम साझा करते हैं। एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारियां होती है तो वहां पर आप चीजों को देख पाएंगे। अगला सवाल, 11 अगस्त 2026 को कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में लॉन्च किए गए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल यानी कि अपतटीय गश्ती पोत। अब यहाँ यार्ड 3037 ये इसकी कैटेगरी है। अब कोड वर्ड बोल लीजिए तो भी जो इसका नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है श्रुति। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ, जो अभी लॉन्च किया गया है। अब जरा गौर कीजिएगा, अभी ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए। ये श्रुति जो है ये भारतीय नौसेना की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और 11 अगस्त 2026 को इसे लॉन्च किया गया है। ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्य उद्देश्य आपके लिए बहुत जरूरी है। एक प्रकार से समुद्री क्षेत्र में जो एक प्रकार से समुद्री क्षेत्र की निगरानी हो गई या फिर समुद्री डकैती हो गई, एक प्रकार से समग्र रूप से समुद्री क्षेत्र की एक प्रकार से राहत कार्यों आदि को लेकर, मतलब निगरानी आदि को लेकर ये कार्य करेगा। जैसे मैं इसे पढ़ रहा हूं, समुद्री क्षेत्र की निगरानी, गश्त करना, खोज और बचाव करना, अभियान, अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत। तो ये इन सभी चीजों में अपनी भूमिका निभाएगा। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, श्रुति। क्लियर है?
इतनी जानकारी ध्यान रखिए। अगला सवाल, हालिया जारी की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये रिपोर्ट नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? मैं पुनः आपको याद दिला दूं, नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहां से सवाल बने हैं। अभी नीति आयोग ने जो ये रिपोर्ट जारी किया है, ये क्रिसिल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर जारी किया है, विकल्प नंबर बी में है, यही इसका राइट आंसर है। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, यहां इसका उद्देश्य में ये देखिएगा कि उच्च संभावना वाले विनिर्माण क्षेत्र की पहचान करना, जो भारत को 2047 तक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। ये इस रिपोर्ट की एक प्रमुख बात है। अभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग मान के चलिए 32 के आसपास है, $32 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है 2047 तक, जो अभी वर्तमान में भारत लगभग 4 से थोड़ा अधिक मान के चलिए ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश है, 6ठे स्थान पर है। तो ये लक्ष्य इसमें निर्धारित किया है। एक सिंपल सा सवाल आपको यहां इस रिपोर्ट से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में 62 विनिर्माण क्षेत्रों का डेटा आधारित मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। और रिपोर्ट जो तैयार किया गया किसके सहयोग से, अभी मैं आपको बतला चुका। अब ये वॉल्यूम 1 है, ये रिपोर्ट का पहली बार मतलब ये जारी हुआ है, तो ये वॉल्यूम 1 है। और इसमें देखिएगा रिपोर्ट के खंड 1 में 4 क्षेत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। जो 4 क्षेत्र हैं इसमें आप देखेंगे रसायन, वस्त्र, दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरण और सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण, मतलब इन सारे क्षेत्रों को लेकर इसमें विश्लेषण किया गया है। अब यहां आगे बढ़िए, बात अगर हम करें अर्थव्यवस्था की, तो ऐसे में जरा गौर कीजिए, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है, फिर उसके बाद चाइना है, देखिए तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर, अब पहले तो भारत चौथे स्थान पर था कुछ समय पहले, लेकिन नया रिपोर्ट ध्यान रखिए, अब जापान चौथे स्थान पर, पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम, अब 6ठे स्थान पर अपना भारत है। भारत कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम और जापान से आगे हुआ करता था, है ना, लेकिन अब ये खिसक कर 6ठे स्थान पर आ चुका है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यहां आंकड़े भी आपके समक्ष हमने रखा है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। नीति आयोग को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। नीति आयोग में ऐसे तो ये चर्चाएं कई बार आपके बीच हमने किया, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इसमें एक अपडेट 2026 का ये है कि अप्रैल 2026 में उपाध्यक्ष जो इसके बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अच्छा, एक चीज मैं यहां आपको बतलाना भूल गया, जो ये रिपोर्ट तैयार हुई है ना, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के ही नेतृत्व में तैयार किया गया है। यहां ये चीजों को आप देख रहे हैं। अब उसी प्रकार से यहां दूसरा देखिएगा, दूसरा आपके बीच हमने रखा है, यहां गौर कीजिए, नीति आयोग के सीईओ 22 जुलाई 2026 को कौन बने हैं? तो अनुराग जैन बने हैं। अध्यक्ष तो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो इस समय नरेंद्र मोदी हैं। क्लियर है इतनी बातें? आइए अगले सवाल पर। भारी उद्योग मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अगस्त 2026 तक के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम 3 स्थान पर है? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर तो महाराष्ट्र है। अब किसी और में देखिए महाराष्ट्र है क्या? नहीं, केवल विकल्प नंबर ए में है। पहले स्थान पर ऐसे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसको लेकर यहां हमने जानकारी आपके बीच रखा है कि कौन से राज्य में, जो डेटा अभी सामने आया है भारी उद्योग मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का, तो कौन से राज्य में, जो टॉप 3 राज्य हैं, कितना चार्जिंग स्टेशन है इस समय प्रेजेंट टाइम में, वो चीजें यहां हमने मेंशन किया है। तो जरा गौर कीजिए, इस मामले में महाराष्ट्र अव्वल है, फिर क्रमशः दूसरे और तृतीय स्थान पर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है ना। यही तो सवाल था। अगले सवाल पर आइए। अगस्त 2026 में भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है? तो नाम है अस्मिता चालिहा, जो असम की रहने वाली है। और इनको लेकर ये ध्यान रखिए, ये जो प्रतियोगिता है ये दक्षिण कोरिया के आसन में आयोजित हुआ। चाइना की हान क्यान सी को हराकर इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर 2026 का खिताब अपने नाम किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। और इनका नाम क्या है? तो अस्मिता चालिहा, जो असम की रहने वाली है।
और इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले सवाल पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो जांचे गए 512 गैर उपनगरीय रेलवे स्टेशन में से कितने स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई है। 512 गैर उपनगरीय रेलवे स्टेशन में से आपको ध्यान रखना 458 पर ये यात्री सुविधा जो आवश्यक या फिर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं हैं इसकी कमी पाई गई है। विकल्प नंबर सी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लगभग 89% होता है इस रिपोर्ट के आधार पर 512 में से 458, 89% रेलवे स्टेशन पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की भारी कमी पाई गई है। इस रिपोर्ट को अगर आप ज्यादा डीप में जाके देखेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार 42 स्टेशनों पर पंखों, 40% या 42 स्टेशन नहीं बल्कि 42% स्टेशनों पर पंखों, 40% स्टेशनों पर वाटर कूलर और 27% पर पेयजल नलों और 22% स्टेशनों पर मूत्रालय यानी कि टॉयलेट की कमी दर्ज की गई है। बड़े स्टेशन जैसे कि नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई सेंट्रल, चालदा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल आदि ऐसे कई प्रमुख स्टेशनों पर शौचालय, डस्टबिन और ट्रेन इंडिकेटर जैसी सुविधाओं की कमी देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो अभी एक रिपोर्ट आई है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो मूल्यांकन इसका हुआ है, उस आधार पर हमें देखने को मिला है। और चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि पानी के जब सैंपल लिए गए तो यहां पर कई प्रकार के बैक्टीरिया इसमें मिले, पानी पीने लायक नहीं है। इसीलिए तो रेलवे स्टेशन पर लोग नल का पानी पीना पसंद नहीं करते। और वैसे भी अगर हम भारत की बात करें तो दूषित जल यहाँ बहुत अधिक पैमाने पर मिलता है स्टेशनों पर, मतलब साफ सफाई की उतनी ख्याल नहीं रहती है और ये चीजें इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। जरा गौर कीजिए, भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ पर स्वच्छ पानी पीने को भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। और भारत जैसे देशों में जहां पानी की मतलब एक प्रकार से भरपूर प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, वैसे देशों में भी पानी खरीद के पिया जाता है शुद्धता के नाम पर। तो एक चौंकाने वाला विषय है। हम लोग विकास के नाम पर किस ओर जा रहे हैं पता नहीं, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिला है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, एक चीज और, रेलवे स्टेशन पे कई बार आप देखते हैं कि ग्लास जो होता है चोरी के डर से वो वेल्डिंग मतलब होता है ना, वेल्ड किया हुआ रहता है लोहे के जंजीर से। अब हर लोग मतलब आप मान लीजिए कि कुछ लोग तो जरूर पीते होंगे ना, वो ग्लास उसी पर्पज से तो रखा गया है। एक गंदगी का वो भी एक प्रकार का मतलब शिकार हो जाता है, उससे बीमारी फैलने का डर रहता है। तो ये चीज हालांकि बतलाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर। तमिलनाडु सरकार या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिन्हें की थलपति विजय के रूप में भी जाना जाता है, नाम इनका है, इनके द्वारा शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों के कार्यक्रमों की शुरुआत में किस राज्य गीत का गायन अनिवार्य किया गया है। अब गौर कीजिए, राज्य गीत जो है तमिलनाडु का, यहां देखिए हम बात कर रहे हैं विकल्प नंबर सी यानी कि तमिल थाई वाजथो, मतलब ये गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन दिनों सी जोसेफ विजय या फिर थलापति विजय अपने कार्यों को लेकर पूरे भारत में बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ना। ये चीज ध्यान रखिए, अगर ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत में हो तो निश्चित तौर पर विकास की जो गाड़ी है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में सी जोसेफ विजय, कांग्रेस के गठबंधन में, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंद, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, अभी इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, अभी हाल ही में इनकी 154वीं जयंती मनाई गई है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रहा आज की क्लास का सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर ये तमाम चीजें एकदम हूबहू क्लास का जो पीडीएफ आपने देखा, प्लस हमारे जो प्रिंटेबल मटेरियल आते हैं, जो नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आदि होते हैं, वो सभी आपको बीपीएससी वाले इस वाले कोर्स में मिलेगा। लेकिन केवल और केवल करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो इस वाले को ले लीजिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए दोनों कोर्स आपके लिए है। करंट अफेयर्स का ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स मेंस का भी अगर आपको चाहिए तो ये वाला लीजिएगा, इसमें प्रीलिम्स का भी आपको मटेरियल मिल जाता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।